नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। चल विग्रह डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे कपाट। पिथौरागढ़ में सेना के जवानों से मिले जेपी नड्डा। वाइब्रेंट विलेज के तहत विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। आदि कैलाश के भी किए दर्शन। रुड़की में शुगर मिल नहीं कर रहा किसानों को गन्ने का भुगतान। 162 करोड़ रुपए बकाया। मंत्री बहुगुणा ने भी इकबालपुर मिल के मैनेजमेंट को बताया फ्रॉड। देहरादून के फल व्यापारियों ने तुर्किया का किया विरोध। उनके साथ व्यापार नहीं करने का लिया फैसला। कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्स भी समर्थन में। उत्तराखंड में बिगड़ेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बरसेंगे बादल। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट। वहीं पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार सुबह श्री मद महेश्वर चल विग्रह डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से श्री मद महेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। पूजा अर्चना विधि विधान से केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग ने चल विग्रह डोली को श्री मद महेश्वर के लिए प्रस्थान करवाया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हक हूकधारी और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा रविवार को आदि कैलाश के दर्शन करने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की चीन सीमा में पहुंचे। जेपी नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन किए। कहा, शिव की नगरी अद्भुत है, इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद उनकी भी दिली इच्छा थी कि वह आदि कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें। आज उनकी यह इच्छा महादेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो गई है। कहा, उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना है। दर्शनों के बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा ने हिमवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमवीरों से बातचीत की। कहा, हमारे सजग आईटीबीपी के हिमवीर देश की रक्षा के लिए इन विषम परिस्थितियों में तैनात हैं, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। आज इन्हीं जवानों की बदौलत हमारा देश चैन की नींद सोता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के कार्यकाल को 6 माह हो चुके हैं। सरकार ने पंचायत में प्रशासक को नियुक्त नहीं किया, लेकिन धामी सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा, पंचायती चुनाव लोकतंत्र की अहम सरकार है। सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए ताकि स्थानीय लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करने का मौका मिल पाए। जो पंचायती राज सिस्टम है उसके चुनाव कराते कराते आज 6 महीने हो गए हैं। एक बार इन्होंने प्रशासक को नियुक्त किया, दोबारा से फिर से इन्होंने प्रशासकों को नियुक्ति की है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से धामी सरकार डरी हुई है कि जनता जो वर्तमान सरकार है अपना विरोध धामी सरकार के जितने भी जो सत्ताधारी धामी सरकार के जो सत्ताधारी जो लड़ना चाह रहे हैं उनको हराने के लिए उतावली है पहाड़ की जनता। रुड़की इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपया बकाया है, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने
को कोई भी गंभीर नहीं। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शह मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। चीनी मिल की समस्याएं बड़ी हैं। लगातार पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है। और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पर पिर जाए और उनको पेमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रानीखेत अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने पूर्व वन एवं पर्वतीय विकास मंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय गोविंद सिंह माहेरा की 102वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वक्ताओं ने कहा कि माहेरा एक दूरदर्शी नेता रहे। रानीखेत विधानसभा में उनके द्वारा उनके कार्यकाल में रानीखेत उपमंडल को कई उपलब्धियां प्राप्त हुई, जैसी रानीखेत उपमंडल में सड़कों का निर्माण, जिसमें प्रमुख रूप से भुजान रानीखेत मोटरमार्ग, जालली मासी मोटरमार्ग, काकड़ी घाट, कुनेला खेत सहित अन्य मोटरमार्ग बने। शेर इंटर कॉलेज, कुनेला खेत इंटर कॉलेज, लोधिया खान इंटर कॉलेज सहित कई इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। वहीं सरकार के द्वारा जहां हर घर नल व जल देने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं लोहाघाट के प्रेम नगर के लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक पेयजल की एक भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। प्रेम नगर की बड़ी आबादी गधेरों और नोलों से पेयजल ढोने को मजबूर है। लोगों ने कई बार शासन प्रशासन, ग्राम पंचायत से पेयजल योजना निर्माण की मांग की, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोग पिछले 25 वर्षों से पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी बिना पानी के कैसे जीवन यापन करती होगी। रविवार को प्रेमनगर के आक्रोशित लोगों ने उर्वादत्त जोशी के नेतृत्व में शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पेयजल योजना निर्माण की मांग की। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द योजना निर्माण की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर प्रेमनगर के लिए जल्द योजना निर्माण नहीं किया तो प्रेमनगर की सैकड़ों की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी। कि हम 2001 में यहाँ पर आए थे, मकान बनाया था, आज 2025 हो गया है, हम तो को अभी तक पेयजल प्रेमनगर में रहते हुए नहीं मिला है। कोई पेयजल कहीं से नहीं है। नदी नालों गधेरों से पानी लेके आना पड़ता है। अब हम इस स्टेज में पहुँच गए कि हम नदी नालों गधेरों से भी पानी लाने की स्थिति में नहीं है। हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जो गाड़ गधेरों से पानी नहीं ला सकते। कई 20 वर्षों से यहाँ पर प्रेमनगर में लोग मकान बना के रह रहे हैं। यहाँ पर कई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजनाएं निर्मित हुई हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामवासी प्रेमनगर के पेयजल से वंचित हैं। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है घर घर नल घर घर जल, मुझे लगता है कि शायद पाइपलाइन पानी देना तो दूर की बात रही, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं कि हम विभाग को भी चेतावनी दे देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को भी हम सजग करना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इस महत्वपूर्ण योजना से हमको वंचित किया जा रहा है। हम जो है अगर हमारी अनदेखी की गई तो हमारा अग्रिम कदम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। राजधानी देहरादून के निजी होटल में यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा 51 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के साथ साथ सभी छात्रवृत्ति धारकों को स्कूल बैग, स्टेशनरी और भोजन पैकेट भी दिए गए। वहीं अध्यक्ष ने पिछले वर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें सभी परियोजनाओं को पूरा किया गया। वहीं भाजपा कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता, सैकड़ों की संख्या में सदस्य, विद्यार्थियों के रिश्तेदार उपस्थित रहे।
देखिए यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट पिछले कई वर्षों से, मुझे भी पिछले 22-23 वर्षों से इनके कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला। और जिस तरह से इन लोगों के अंदर समाज में ये सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े व्यापार से जुड़े हुए लोग, जिस तरह समाज में गरीब लोगों की मदद करना, ब्लड डोनेशन कैंप के साथ है हेल्थ कैंप लगाना, अपने आपस में एक जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके बीच बड़ा सौहार्दपूर्ण उनके बीच में आपस में मेलजोल रहे। इन तमाम चीजों को लेकर मनोरंजन से लेकर आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर देश के भविष्य के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इन बच्चों को जो निर्भर वर्ग के बच्चे हैं उनको किस तरह से मदद देकर अपने बच्चों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं, पर प्रोत्साहित करके कि बच्चे और आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर पैदा हो। ये हर साल हम लोग अपना एनुअल फंक्शन मनाते हैं। इसमें हम 51 बच्चों को 51 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और जो मध्यम वर्ग के बच्चे, हमारे गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, जैसे कोई धोबी है, कोई वो है, उन सबको देते हैं। इसमें हम थोड़ा कैश देते हैं, प्लस एक बैग देते हैं, उसमें पेंसिल बॉक्स देते हैं, उसमें फूड आइटम देते हैं। ये हर साल हम ये लोग ये करते हैं। फिर हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी करते हैं, और काफ़ी चीज़ें कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यूनेस्को क्लब का ये हमारा एक वार्षिक प्रोग्राम है जिसमें हम 51 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि इन बच्चों को एक अच्छा आगे मार्गदर्शन मिले, इन बच्चों की जो प्रतिभा है उनको हम पहचानें और इनको आगे बढ़ते रहने के लिए एक मोटिवेशन, एक इंकरेजमेंट दे सकें। ये एक छोटी सी कोशिश है और हम लोग ये 35 साल से करते हुए आए हैं। की तरफ मशहूर एक्टर एडी जैन इन दिनों प्राकृतिक खूबसूरती, रोमांच के साथ सुकून के कुछ पल बिताने उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कॉर्बेट पार्क से लगते लैंडस्केप के सीतावनी पर्यटन जोन में जंगल सफारी का आनंद लिया। जंगल के नजारों से खासे प्रभावित नजर आए। एडी जैन ने कहा कि वे लंबे समय से कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने की योजना बना रहे थे और अब जब वे यहाँ पहुंचे तो प्रकृति की सुंदरता ने उनका दिल जीत लिया। यहाँ की जैव विविधता, शांत जंगल, वन्य जीवों की मौजूदगी ने मुझे रोमांचित कर दिया, ऐसा कहना था एडी जैन का। उन्होंने दर्शकों और अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वो एक बार जरूर कॉर्बेट नेशनल पार्क आएं, प्राकृतिक धरोहर को करीब से महसूस करें। आज आया था मैं नमित भाई के साथ, हम सफारी पे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इन्होंने हमें सफारी कराई और जंगल सफारी करी। मैंने कभी नहीं करी थी, जिम कॉर्बेट के बारे में बस सुना था, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है मेरे काम की वजह से, तो इतना कभी टाइम मिला नहीं। बट एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा मारा हमने, मेरे फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आया, मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया। एंड होपफुली आप सबको भी आया, आप जितने भी लोग देख के आएंगे, और आइए ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था। मेरे लिए पर्सनली बहुत क्रेजी था, आपके लिए भी होगा। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बता दें, काम करने के दौरान एक प्लाई का टुकड़ा जनक के चेहरे पर लगा, जिससे वह बेसुध हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मंगलौर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर की एक्सीडेंटल घायल होने की सूचना थी और ये पता लगा कि हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में हुआ है। तो एसएचओ मंगलौर ने मुझे ये बात बताई है। तो बाकी क्या कारण थे, कैसे डेथ हुई, ये अभी पोस्टमार्टम पंचनामे के बाद क्लियर होगा। रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास एक अप्रत्याशित घटना ने पर्यटकों की शांति को भंग कर दिया। महाराष्ट्र मुंबई से आए पर्यटकों की एक बस पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला किया, जिससे बस के शीशे टूट गए, पर्यटक सहम गए। पर्यटक ऑर्बिट नेशनल पार्क के एक पर्यटन जोन से जंगल सफारी से लौटकर बस में सवार हो रहे थे और इसी दौरान कुछ स्थानीय युवक आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। विवाद इतना बड़ा कि इन युवकों ने गुस्से में आकर बस के सामने स्कूटी लगा दी और देखते ही देखते बस पर क्रिकेट बैट से हमले कर दिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं हापुड़ जिले का रहने वाला हूँ और दिल्ली में टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूँ। तो यात्री जो टूरिस्ट लेके आए थे, हम यहाँ टूर पे आए थे
और जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे, तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में। हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में। तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी बेमतलब में। कंडक्टर को, हेल्पर जो हमारे साथ होता है, उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। तो बैट बल्लों से शीशे तोड़े, जबकि हम चल दिए। हमारी सवारी थी, लेडीज, बच्चे, बूढ़े भी हैं उसमें, उनके चोट भी लगी है, कांच लगे सबके, और वो डर गए बहुत ज़्यादा। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कॉल नहीं लगा 112। फिर हम इधर से आगे, उधर पुलिस चौकी पड़ती है नदी पार, उनको बोला आप चले जाओ। कितने लोग थे? 20 यात्री थे। नहीं, मारने वाले 4-5 थे। देखिए, शाम के समय डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, पता चला है कि कुछ पंडितों को चोट भी लगी है। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तुर्की भारत का नियमित सेब निर्यातक है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय व्यापारियों ने कारोबार बंद कर दिया। इसकी वजह से तुर्की को व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ा। देहरादून के फल व्यापारी कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्स बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की के सेब स्टोर करने और उन्हें बेचने से इनकार कर दिया है। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बंद हो रखा है तुर्की का सेवा। पहले आता था? पहले ज़्यादा बहुत आता था, बदल रहता था। तो इसकी पहले डिमांड होती थी? पहले हाँ, डिमांड तो होती थी, बट अभी नहीं आ रहा, पीछे से ही बंद हो गया आना। अच्छा, तो इस तरह से विरोध हो रहा है तुर्की का बहिष्कार, क्या कारण यही हो रहा है? कारण यही है, और सही अच्छा कारण है कि विरोध ही होना चाहिए। ऐसे जब जो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसी वजह से उसका बहिष्कार हो रहा है, और अच्छी बात है, बहिष्कार करना अच्छी बात है। डिमांड ठीक है, इंडिया में ठीक मार्केट है, तुर्की के एप्पल की इंडिया में ठीक मार्केट है। तो सर, अब क्या हो गया है कि आप बता रहे हो कि मार्केट ठीक है, अब उसको रिप्लेस कौन से कर सकते हैं? क्योंकि आप रिप्लेस अभी कश्मीर है, सीए स्टोर, और हिमाचल भी है, उत्तराखंड का लोकल भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेड ही है, थोड़ा क्वालिटी इशू आ जाएगा, लेकिन फिर भी पुरताई हो जाएगी। मेजरली काम तो हम इंडिया का ही करते हैं। हिमाचल का सेब हो गया, कश्मीर का सेब हो गया, और आजकल वैसे आम वगैरह पे चल रहा है। आम, आड़ू, पीच वगैरह सब उत्तराखंड का ही सामान है ये। तो आपके बीच तुर्की का कोई सेब आता है? नहीं, इम्पोर्ट स्टोर है मेरे पास, तो मेरे पास इम्पोर्टेड सामान बहुत आता है। तो लेकिन हमने 3-4 दिन पहले ही सबको बोल दिया कि तुर्की के सामान हम लोग रखेंगे नहीं, स्टोर में भी रखेंगे हम सामान। तो अब यहाँ पे देखिए, आप गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे तुर्की के सामान हम चेक करके भेज रहे हैं। तुर्की सामान है तो हम उसको अंदर नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कैलिफोर्निया का, साउथ अफ्रीका का सामान आ रहा है, इम्पोर्टेड सामान, वही रख रहे हैं हम स्टोर में। इंडिया में बहुत सेब है, न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है, और अपना साउथ अफ्रीका से आ रहा है गाला। बहुत सेब है, सेब की कमी नहीं है। तुर्की से कोई अगर सेब नहीं आया तो इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में अपने पास ही बहुत प्रोडक्शन है। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर के सेब है, हिमाचल सेब है, ये भी काफ़ी हद तक इसकी भरपाई? ये बहुत ज़्यादा सेब है, ये भी तो बाहर जा रहा है, दुबई जा रहा है इंडिया का सेब, बांग्लादेश जा रहा है, हर जगह जा रहा है सेब। अब आप कोई आगे प्लान है कि तुर्की का सेब मंगाने का? नहीं, हम तो अपने देश के साथ है जी, देश पहले है, सर्वोपरि देश। उत्तराखंड में भीमताल में मौजूद है बटरफ्लाई म्यूजियम। यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कई प्रजातियां हैं और देश विदेश से सैलानी बटरफ्लाई म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भीमताल की खूबसूरत वादियों में मौजूद ये बटरफ्लाई म्यूजियम है। यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर को 1886 में भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मेटसेक सीनियर ने बनाया था। इसका विस्तार उनके बेटे पीटर स्मेटसेक ने किया। रिसर्च सेंटर में करीब 4000 तितलियां और कीट पतंग को रखा गया है। इनमें कुछ तितलियां ऐसी भी हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। पिताजी ने इसको 1940 के दशक में तितली का संग्रह शुरू किया, जो कि 2000 के आसपास मैंने बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर उसको बना लिया, क्योंकि इस पर रिसर्च हो रहा था तितलियों पर। और इसका मकसद ये है कि भारतीय तितलियों, पतंगों का, बाकी कीटों की जानकारी बढ़ाना। पीटर बताते हैं कि तितलियां न सिर्फ देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि ये इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।
टोटल भारत में हमने 2015 में 1318 तितली आंके थे कैटलॉग में। ये बहुत बड़ी मात्रा में पौधों का सेल्यूलोज को जानवरों के प्रोटीन में बदलते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो ये इनका मेन काम है, कहे तो योगदान। और बाकी जो है पॉलिनेशन वगैरह का काम करते हैं। उत्तराखंड में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी घूमने जाते हैं। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो बटरफ्लाई म्यूजियम देखने जरूर जाएं। ये रिसर्च सेंटर हूबहू औपनिवेशिक शैली के बंगले की तरह है, जो गुजरे वक्त की याद दिलाता है। देवदार और बांज के जंगलों से घिरे इस बंगले के चारों ओर वन्यजीव आसानी से घूमते मिल जाएंगे। सूरज के कहर के बीच उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली। यहां पिछले कई दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान तक के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी उत्तरकाशी, चमोली के साथ ही 5 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अब एक राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। 18 मई को 5 पहाड़ी जिलों में बारिश हुई, जिससे मैदानी शहरों में भी लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने वाला है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। चल विग्रह डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे कपाट। पिथौरागढ़ में सेना के जवानों से मिले जेपी नड्डा। वाइब्रेंट विलेज के तहत विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। आदि कैलाश के भी किए दर्शन। रुड़की में शुगर मिल नहीं कर रहा किसानों को गन्ने का भुगतान। 162 करोड़ रुपए बकाया। मंत्री बहुगुणा ने भी इकबालपुर मिल के मैनेजमेंट को बताया फ्रॉड। देहरादून के फल व्यापारियों ने तुर्की का किया विरोध। उनके साथ व्यापार नहीं करने का लिया फैसला। कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्स भी समर्थन में। उत्तराखंड में बिगड़ेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बरसेंगे बादल। अगले 2 दिन के लिए अलर्ट।